किरोड़ी लाल जी का आपने ज़िक्र किया, वो भी लगातार लंबे वक्त से बाबूलाल कटारा को लेकर तमाम बयान भी दे रहे हैं। तो मैं उन्होंने मुझे बताया था कि किरोड़ी लाल जी को पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वो गोपनीय है, वो किरोड़ी लाल जी ही जानते हैं। एक दावा किया जाता है कि 1 करोड़ 20 लाख की सिफारिश के बाद बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में सदस्य के रूप में चयनित किया गया। मुझे तो ध्यान नहीं है कि कभी 1 करोड़ 20 लाख दिए गए हैं किसी को। कोई पैसे के लेन देन की जानकारी मुझे नहीं, और मेरे पिताजी भी मुझे बताते हैं कि ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है। यहाँ तक बोल चुके हैं कि क्योंकि वो आदिवासी है इसलिए उनको ये फंसाया जा रहा है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। उस टाइम पे मेरे पिताजी को पे भारी दबाव, मानसिक दबाव बनाकर मेरे माध्यम से लगभग 10 लाख रुपए, पिताजी के माध्यम से मुझे 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बोला गया था। इस पर आप लगातार आरोप भी लगा रहे कि 6.5 लाख का कैश लिया गया, एक अंगूठी ली गई। और मेरे पिताजी की अंगूठी भी ले ली थी, इसलिए ले ली कि तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस प्रकरण में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी हाथ में पिनी हुई अंगूठी ले ली। जब बिल्कुल उन पर बहुत मानसिक दबाव बनाया गया। जो जो जब्ती बताई जा रही है वो पैसा उसमें मेरा है 6.5 लाख रुपया। तो कई मगरमच्छों का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत मगरमच्छों के खुलासे किए हैं। मगरमच्छ तो क्या बोलूँ मैं, पर पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सदस्य, इनको सभी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो इनको एसओजी पूछताछ करती भी नहीं है। अभी आखिर चूक कहाँ हुई? 18 पेपर लीक में नाम आ जाना। राजनीतिक उनको मोरा बना दिया गया है। सारी जिम्मेदारी उन पे ही थी क्या? वही चला रहे थे क्या आरपीसी? और हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सच बात ये है, और आदिवासी है तो सॉफ्ट टारगेट है हम। उन्होंने पेपर के सभी सवाले, जितने भी सवाल थे, वो अपने भांजे विजय डामोर से कहकर हाथों से लिखवाए और फिर शेर सिंह मीणा को भेज दिए, जिसके बाद मीणा ने उसे आगे पेपर माफियाओं को बेचा है। पेपर बेचा नहीं है उन्होंने, कोई भी बेचा नहीं, और ये मेरी जानकारी भी नहीं है। मुझे तो सब न्यूज़ के माध्यम से ही पता चलता है। ये ड्राइवर कौन है, सबसे पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ, और आखिर ये किसका ड्राइवर है जो पूरे इस प्रकरण में एक केंद्र बिंदु के तौर पे उभर रहा है? सॉफ्ट टारगेट करके हमारा ड्राइवर बताया जा रहा है। हमारा ड्राइवर ही नहीं, हमारा ड्राइवर का नाम नादन सिंह है। अगर देखा जाए, मंजू शर्मा से इस्तीफा ले लिया जाता है और राठौड़ और श्रोत्रिय को अभी तक जांच प्रक्रिया में शायद अधीन नहीं है। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा दिया तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, पर अभी तो कोई नहीं आता है। अकेला मैं ही कर रहा हूँ, मानसिक दबाव है, पर बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और टारगेट किया जा रहा है, ये तो गलत है। उनकी बात भी तो सुननी चाहिए। हमारे तो कौन है जो हमारी बात सुने? नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। राजस्थान के चर्चित पेपर लीक कांड में आरोपी और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा इस वक्त जेल में है। उन पर आर्थिक लेन देन और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर तमाम गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों के बीच एक परिवार भी मौजूद है जो खुद बाबूलाल कटारा का परिवार है। आज हम बाबूलाल कटारा के परिवार के आवास पर मौजूद हैं और उनके पुत्र दीपेश कटारा से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी के बाद से पारिवारिक रूप से क्या कुछ बदलाव आए हैं, सामाजिक रूप से क्या कुछ दबाव सामने आ रहे हैं, और क्या वाकई में इस पूरे प्रकरण के पीछे ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं जिनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। देखिए, सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं कि इस वक्त बाबूलाल कटारा कहां है, क्या उनकी आपसे बात हो रही है और क्या कुछ वो कह रहे हैं? नमस्कार। मेरे पिताजी अभी जयपुर में सेंट्रल जेल में हैं, और मेरी डेली उनसे बातचीत होती है एसटीडी के माध्यम से। क्या कुछ बात हो रही है? हाल फिलहाल में आपकी बात कब हुई? डेली दिन में एक बार कॉल आता है उनका, और उनसे बस उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड और कोर्ट केस से रिलेटेड हमारी बातचीत होती है उनसे, कि कब तक वकील साहब से जमानत से रिलेटेड हमारी बात होती है, बस, और कुछ नहीं अभी वर्तमान में। तो आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? मेरी आखिरी बार मुलाकात उनसे जनवरी में हुई थी। जनवरी में हुई थी, और 10-15 मिनट बाद हुई थी। उस टाइम पे किरोड़ी लाल जी मीणा जी भी उनसे मिलने आए थे। किरोड़ी लाल जी का आपने जिक्र किया, वो भी लगातार लंबे वक्त से बाबूलाल कटारा को लेकर तमाम बयान भी दे रहे हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि इस मुलाकात ये आखिर हुई कब है और क्या बातचीत हुई है, और इस मुलाकात के वक्त क्या आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे वहाँ उस वक्त एसओजी द्वारा बुलाया गया था, और पिताजी से बातचीत तो मैं, उन्होंने मुझे बताया था कि किरोड़ी लाल जी को पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वो गोपनीय है, वो किरोड़ी लाल जी ही जानते हैं। तो क्या किरोड़ी लाल के अतिरिक्त भी कोई नेता या फिर प्रशासनिक अधिकारी या कोई शासनीय अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद था, या फिर मिलने पहुँचा है अभी तक बाबूलाल कटारा? नहीं, मेरे पिताजी से पारिवारिक सदस्यों के अलावा कोई नहीं मिलने आया है अभी तक, और मैं जाता रहता हूँ मिलने उनसे। क्योंकि बात इस पूरे प्रकरण को लेकर और पेपर लीक को लेकर हो रही है, तो मैं समझना चाहूँगा कि एक दावा किया जाता है कि
1 करोड़ 20 लाख की सिफारिश के बाद बाबूलाल कटारा को आरपीएससी में सदस्य के रूप में चयनित किया गया। कितना सत्य है ये दावा, और इस राशि को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी कोई राशि दी गई थी जितनी आपकी जानकारी में है? नहीं, मेरे को, मैं और मेरे पिताजी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो ध्यान नहीं है कि कभी 1 करोड़ 20 लाख दिए गए हैं किसी को। कोई पैसे के लेन देन की जानकारी मुझे नहीं, और मेरे पिताजी भी मुझे बताते हैं कि ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। कोई किसी को राशि दी गई है, ना किसी से ली गई है कभी राशि। क्योंकि एसओजी की पड़ताल में ये बात सामने नहीं आती, लेकिन ईडी जब इस तरह की पड़ताल करती है और इस तरह का खुलासा करती, तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को? ईडी इस बात को कहती है, तो ये तो मुझे, मैं क्या बोलूँ, पर ये राजनीतिक कारण भी हो सकता है कि किस हिसाब से ईडी बोल रही है। पर इस बारे में मेरी जानकारी जहाँ तक है, कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। पैसों का लेन देन नहीं हुआ। हालांकि मुझे, जैसे कि मेरे पास रिपोर्ट भी कहीं पड़ी हुई है, कई स्थानीय नेता भी हैं। मुझे लगता है कि आप डूंगरपुर में इस वक्त मौजूद है, आपके आवास पर मौजूद हैं, तो कई स्थानीय नेता, विधायक, यहाँ तक कि सांसद भी तमाम सारे बाबूलाल कटारा को लेकर बयान दे चुके हैं। यहाँ तक बोल चुके हैं कि क्योंकि वो आदिवासी है इसलिए उनको ये फंसाया जा रहा है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। आप क्योंकि उनके बेटे हैं और इस पूरे प्रकरण को आपने अपने करीब से देखा भी हुआ, और क्या कुछ अपडेट्स है वो सब आपके पास है। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या इन स्थानीय नेताओं में कोई भी प्रयास किया गया बाबूलाल कटारा से या आपसे संपर्क करके कुछ बात करने का? नहीं, यहाँ स्थानीय नेताओं ने किसी ने भी नहीं मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, नहीं पिताजी से संपर्क करने की कोशिश की, और ना ही किसी ने किसी तरह की मदद की। क्या आपकी तरफ से प्रयास किया गया उनको संपर्क करने का? नहीं, मैंने भी किसी से प्रयास नहीं किया। तो एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था, जैसा कि इसमें लिखा है कि इस पेपर लीक प्रकरण में कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि हम देखते हैं कि 3 अधिकारी जब एसओजी बनाई जाती है, नियुक्त किया जाता है इस पूरे मामले को लेके, तो वो 3 अधिकारियों को कहीं ना कहीं वो जांच के दायरे में आ जाते हैं और उन पर भी सवालिया निशान उनकी प्रक्रिया को लेकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो मामला था जिस पर आप लगातार आरोप भी लगा रहे कि 6.5 लाख का कैश लिया गया, एक अंगूठी ली गई? इस पूरे मामले को मुझे समझाइए कि क्या, कब, कैसे हुआ, और वो घटनाक्रम किस दिन का है? ये 19-20 अप्रैल 2023 के आसपास का है। उस टाइम पे मेरे पिताजी को पे भारी दबाव, मानसिक दबाव बनाकर मेरे माध्यम से लगभग 10 लाख रुपए, पिताजी के माध्यम से मुझे 10 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बोला गया था, और जितने रुपए हो सकते हैं और उतनी व्यवस्था करने के लिए। तो मैं लगभग मेरे मित्रों और मित्रों के माध्यम से लगभग 6.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर पाया। तो वो मैंने उनको सौंप दिए थे, और एसओजी के 3 अधिकारी थे। वो एसओजी में जांच, एसओजी अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है, और एसओजी में मेरे बयान दर्ज हैं, और जिन जिन ने मुझे रुपया उधार दिए थे उन सभी के भी बयान दर्ज हैं। और मेरे पिताजी की अंगूठी भी ले ली थी, इसलिए ले ली कि तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस प्रकरण में फंसा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी हाथ में पिनी हुई अंगूठी ले ली। मतलब एक मानसिक दबाव बना के इस तरीके की? जब बिल्कुल उन पर बहुत मानसिक दबाव बनाया गया। जो ये 6.5 लाख रुपए का आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ लिए गए? क्या इसी आवास पे जहाँ हम बैठे हैं वहीं? बिल्कुल इसी आवास में लिए गए हैं, यहीं ऊपर घर के ऊपर वाले कमरे में। यहीं से इकट्ठे करके मैंने 6-7 मित्रों के माध्यम से इकट्ठे किए, और उन रुपयों को एसओजी के अधिकारियों को सौंप दिया, और ये बयान दर्ज है एसओजी में। पर आज तक किसी को ये पता नहीं है, और वो पैसे मेरे हैं, और शायद वो पैसे उसमें मिला दिए। जो जो जब्ती बताई जा रही है वो पैसा उसमें मेरा है, 6.5 लाख रुपया, और उसको जब्ती में बताया? जी जी, और मेरे पिताजी की अंगूठी भी ले ली है। मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब बाबूलाल कटारा जेल में है और तमाम ये जांच प्रक्रियाएं चल रही है, तो कई मगरमच्छों का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि उन्होंने बहुत मगरमच्छों के खुलासे किए हैं। कौन है ये मगरमच्छ? आखिर क्यों अब तक इनका नाम सामने नहीं आ पाया है? ये बहुत मुख्य सवाल है। मगरमच्छ तो क्या बोलूँ मैं, पर पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सदस्य, इनको सभी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो इनको एसओजी पूछताछ करती भी नहीं है। अखबार में न्यूज़ के आधार पर मुझसे पूछताछ कर लेती है, पर उनसे तो पूछताछ करते ही नहीं है। तो उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है सभी को, पूर्व सदस्य और पूर्व अध्यक्षों को। क्योंकि आपकी भी बयान से स्पष्ट होता है कि इस पूरे प्रकरण में और भी तमाम नाम शामिल है, लेकिन क्योंकि वहाँ अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है इसलिए उनका खुलासा नहीं हो पाया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये बात तो सही है, पर उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो पूछताछ भी नहीं होनी है उनसे, सबसे पहली बात। बाबूलाल कटारा का नाम 18 पेपर लीक के मामलों में सामने आता है, और ख़ास तौर पर कहा जाए कि बाबूलाल कटारा, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आखिर चूक कहाँ हुई? 18 पेपर लीक में नाम आ जाना, और
ऐसा तो है नहीं कि किसी भी तरीके से अकेले बाबूलाल कटारा के ही इर्द गिर्द ये पूरा पेपर लीक शामिल हुआ, तो चूक कहाँ हुई और आखिर क्या गलती हुई ऐसी कि इस तरीके की संलिप्तता उनकी पेश आई इस पूरे प्रकरण में? जहाँ तक मैं समझता हूँ राजनीतिक उनको मोरा बना दिया गया है। सारी जिम्मेदारी उन पे ही थी क्या? वही चला रहे थे क्या आरपीसी? 70 वर्षों में पहली बार किसी व्यक्ति को पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया गया, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सब कुछ उनको मोरा बना दिया गया है। ये मोहरा वाली बात वो भी लगातार मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे ये पहले भी कई बार आ चुकी है। तो क्यों लगता है कि सिर्फ इन्हें इन्हें ही सॉफ्ट टारगेट किया गया? हम दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी अंचल क्षेत्र से आते हैं और हमको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नहीं, हम तो बहुत गरीब लोग हैं और हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, सच बात ये है। और आदिवासी है तो सॉफ्ट टारगेट है हम, तो इजीली इनको कोई बचाएगा नहीं और इनको कोई है नहीं, बस। अब दिपेश जी, मैं कुछ आरोपों को लेकर आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। पहला आरोप ये है कि बाबूलाल कटारा पर आरोप है कि उन्होंने पेपर के सभी सवाले जितने भी सवाल थे वो अपने भांजे विजय डामोर से कहकर हाथों से लिखवाए और फिर शेर सिंह मीणा को भेज दिए, जिसके बाद मीणा ने उसे आगे पेपर माफियाओं को बेचा है। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार ये कितना सही है आरोप? मुझे तो ये सब न्यूज़ के माध्यम से पता चला है और ये सच नहीं है। पेपर बेचा नहीं है उन्होंने, कोई भी बेचा भी नहीं, और ये मेरे जानकारी भी नहीं है। मुझे तो सब न्यूज़ के माध्यम से ही पता चलता है कि ये मेरे विजय डैमोर को पहले लिखवाया और लिखवा के फिर शेर सिंह को भेज दिया। मेरे पिताजी से तो मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो आपकी बात विजय डामोर जी या उनके जो भांजे हैं उनसे हुई है, मतलब ऐसा कुछ इस मामले में? हुई बात तो होती है, पर इस बारे में मेरी बात नहीं हुई। पर पिताजी से मैंने ज़रूर पूछा है, तो उन्होंने ऐसा तो ना बोल दिया, ऐसा कोई नहीं है मेरा। दूसरा आरोप यह है कि बाबूलाल ने रामू राम रायका को भी पेपर दिया उसकी बेटी और बेटे के लिए, तो इसके लिए उसने उपयोग किया, इसका इस्तेमाल किया। क्या है ये इस पर? मुझे तो न्यूज़ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, बाकी मैं नहीं जानता हूँ इस बारे में। न्यूज़ के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई। कभी बाबूलाल जी के मुंह से रामू राम रायका का नाम सुना हो आपने? नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में कभी बताया भी नहीं, और मैंने पूछा था पर मुझे बताया ही नहीं कुछ भी। पर मैं तो न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिली है, ठीक है, उस टाइम पे रायका जी के बच्चों को पेपर थे, पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एक आखिरी आरोप यह है कि बाबूलाल कटारा के ड्राइवर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस नाम से बार बार बाबूलाल कटारा के ड्राइवर का उल्लेख किया जा रहा है, असल में वो ड्राइवर उनका है ही नहीं, वो ड्राइवर किसी और का है। ये ड्राइवर कौन है, सबसे पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ, और आखिर ये किसका ड्राइवर है जो पूरे इस प्रकरण में एक केंद्र बिंदु के तौर पर उभर रहा है? हमारा ड्राइवर नादान सिंह जी थे, और जो गोपाल सिंह बाबू मेरे पिताजी का ड्राइवर बताया जा रहा है, वो हमारा ड्राइवर नहीं है, वो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों का ड्राइवर रह चुका है, और वो 33 वर्ष से आरपीएससी में काम कर रहा था। ये तो सिर्फ झूठा सॉफ्ट टारगेट करके हमारा ड्राइवर बताया जा रहा है। हमारा ड्राइवर ही नहीं, हमारा ड्राइवर का नाम नादन सिंह है। गोपाल सिंह पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों का ड्राइवर है, और 33 वर्ष से आरपीएससी में सेवा दे रहे थे। और लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण इनके इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है और इनका नाम काफ़ी बार उल्लेख किया गया है इस पूरे प्रकरण में। पर हमारा ड्राइवर ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। हमारा ड्राइवर होता तो मैं तो खुद ही बोल देता। यहाँ पे आना जाना था हमारा, जिनका नाम नादन सिंह जी है, उनका नाम मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि कभी कभार भी ऐसा हुआ है कि बाबूलाल की गाड़ी उन्होंने चलाई हो या ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमारा ड्राइवर नादन सिंह जी थे, और वो कभी उन्होंने हमारी गाड़ी चलाई ही नहीं है। मुझे तो, हमारे तो घर पे आते थे, तो मुझे तो पता ही है इतना। तो ये तो सिर्फ पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों के ड्राइवर रह चुके हैं। एक और सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपके ज़रिए ये पेपर लीक आखिर बनता कैसे? क्योंकि देखिए पेपर लीक का प्रकरण राजनीति में भी, सियासी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी काफ़ी दबाव वाला है, और राजस्थान की राजनीति में काफ़ी उल्लेख हो रहा है इसका। मैं समझना चाह रहा हूँ आखिर पेपर ये इनका निर्माण कैसे होता है, किसके अधीन में ये बनता है, इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में बाबूलाल कटारा की क्या भूमिका थी? जहाँ तक मेरे पिताजी ने मुझे बताया है, इसमें पेपर बनाने की प्रक्रिया में मुख्य काम आरपीएससी अध्यक्ष, मुख्य परीक्षा नियंत्रक और गोपनीय शाखा का होता है। इतना मैं जानता हूँ, बाकी इसके अलावा मेरी जानकारी में नहीं है कि पेपर कैसे बनता है। पर इतना मेरे पिताजी ने मुझे ज़रूर बता रखा है कि मेरा काम ही नहीं है पेपर बनाने का, दायित्व अध्यक्ष का, मुख्य परीक्षा नियंत्रक और गोपनीय शाखा का है। तो जो ये कहा जा रही, तमाम खबरें आ रही है कि पेपर बनाने की पूरी जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा पर थी, इस पर क्या कहेंगे आप? एक अकेला व्यक्ति पे कैसे जिम्मेदारी हो सकती है? ये तो मुख्य काम तो अध्यक्ष का ही होता है। एक अकेले व्यक्ति पे कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर?
मेरे पास यहाँ तीन नाम है। एक है शिव सिंह राठौड़, संजय श्रोत्रिय, मंजू शर्मा। आप इन तीनों नामों की भूमिका को इस प्रकरण में किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि जांच होनी चाहिए, एसओजी द्वारा या सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इनको सभी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो इनसे पूछताछ की भी नहीं जाती है और करेगी भी नहीं टीम कोई। बस इतना ही बोलूँगा मैं। क्योंकि अगर देखा जाए मंजू शर्मा से इस्तीफा ले लिया जाता है और राठौड़ और श्रोत्रिय को अभी तक जांच प्रक्रिया में शायद अधीन नहीं है, तो इस तरीके की क्यों? हमने तो इस्तीफा दिया भी नहीं है। सबसे पहली बात तो मंजू शर्मा से तो इस्तीफा ले लिया, फिर संगीता आर्य जी से भी इस्तीफा ले लिया। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा दिया तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। हमसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम सही हैं, हमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ये जांच का विषय है। आपको क्यों लगता है क्यों दिया गया होगा इस्तीफा? वो तो एसओजी टीम जांच करे इसकी क्यों दिया। कुछ ऐसे सवाल भी हैं दिवेश जी कि जो आपके व्यक्तिगत और ख़ास तौर पे पारिवारिक स्थिति को मद्देनज़र रखे पूछना लाजमी है। पहला सवाल समझना चाह रहा हूँ कि बाबूलाल कटारा के जेल जाने के बाद आपके परिवार में सामाजिक और पारिवारिक रूप से क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। पहले तो सभी लोग आते थे, पर अभी तो कोई नहीं आता है। अकेला मैं ही कर रहा हूँ। मानसिक दबाव है पर बिल्कुल मैं कर रहा हूँ और कर लूँगा जो भी है। और आर्थिक स्थिति तो इतनी अच्छी भी नहीं है, पर ठीक है, जो हो रहा है वो चल रहा है, मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से। उनकी पत्नी और ख़ास तौर पे आपकी माँ, उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी है, उम्र दराज भी है, वो इस तरीके घटनाक्रम को किस तरीके से देख रही हैं? मेरी मम्मी को जानकारी ही नहीं है। उनको बताया गया है कि पापा अजमेरी है और वो सिजोपेनिया डिसीज़ बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, तो उनको पता नहीं है मेरी मम्मी को। तो वो पूछती हैं कि वो कहाँ है और ऐसा कुछ? हाँ, तो मैं उनको बोलता हूँ ऑफिस का कार्य है इसलिए मैं वो आ नहीं पा रहे हैं, ये बोल रखा है मेरी मम्मी को। मतलब आपने हकीकत अभी उनको बताई? नहीं, वो नहीं बताई है, नहीं तो मैं संभालूंगा कैसे उनको। वो युवा जो पेपर लीक से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित हुए हैं, वो बाबूलाल जी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और जानना भी चाहते हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन क्योंकि अभी बाबूलाल कटारा जेल में है, मैं आपके ज़रिए समझना चाहता हूं कि बाबूलाल क्या बोलना चाहेंगे इस पर और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। मैं पिताजी का पक्ष तो नहीं रख पाऊंगा, पर मेरा पक्ष जरूर रख पाऊंगा। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए माननीय न्यायालय देखेगा, पर उनकी बात तो वह वही रख पाएंगे कि सच क्या है वो वही बता पाएंगे। पर मेरे पिताजी को टारगेट किया जा रहा है, ये तो गलत है। उनकी बात भी तो सुननी चाहिए। हमारा तो कौन है जो हमारी बात सुने? कोई है भी नहीं ना, राजनीतिक संरक्षण है कोई है ही नहीं। और इतना टाइम लग गया मुझे उनकी बेल कराने में, तो उनकी बात जाने बिना एक तरफा उनको आरोप प्रमाणित कर देना, ये तो गलत है ना। संविधान पे विश्वास रखना चाहिए, न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए। मीडिया ट्रायल से उनको आरोपी घोषित नहीं कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कब तक बाहर आ पाएंगे, क्योंकि लंबा अरसा हो गया उनको अंदर गए हुए और प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, आपको क्या लगता है कब तक, अगर वो बाहर होते हैं, चाहे जमानत पर हो चाहे रिहा होकर हो, कब तक होगा ये? इस बारे में तो मैं जानकारी नहीं दे सकता, पर ये इस बारे में जानकारी मेरे वकील साहब भी दे पाएंगे, पर टाइम तो लगेगा उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करने में। बस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दिपेश जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। आपसे तमाम पहलुओं पर इस पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा हुई, समझने का प्रयास किया कि इस पूरे पेपर लीक की कांड की शुरुआत और शुरुआती कड़ी क्या रही और आगे चलकर क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में देखने को मिल सकता है। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान इस पूरे प्रकरण पर तफसील से नज़र बनाए हुए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।